अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं गैस पेपर मेरठ यूनिवर्सिटी के हवाले से। और इसमें मैंने अभी 11 चैप्टर से लेकर 14 चैप्टर तक सवाल कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। हर चैप्टर के मैंने 15 क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ एक्सप्रेस, तो हम इसको टेम्परेचर कहते हैं। द सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड डिग्री इज़ ग्रेटर देन फ़ारेनहाइट डिग्री, तो 1 सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट से 9/5 टाइम्स यानी 1/1.8 टाइम्स ज़्यादा होती है। दूसरा सवाल है सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल हैव सेम रीडिंग, तो -40 सेल्सियस पे या -40 पे। द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में जो रिलेशन है वो F = 9/5C+32 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, मीन्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर वाइल कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसको चार्ल्स लॉ कहेंगे। पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा तो उसको बॉयस लॉ कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। बीटा को कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं और बीटा = 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन, तो हम इसको स्पेसिफिक हीट कहेंगे। पर अगर यहाँ केजी की जगह मोल की बात होगी तो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी, और अगर केजी नहीं लिखा होगा तो सिर्फ हीट कैपेसिटी होगी। फॉर मोनोएटॉमिक गैस इफ Cp एंड Cv रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली, देन देखो अगर ये Cp और Cv जो होती है वो हमेशा Cp > Cv होती है, चाहे वो मोनोएटॉमिक हो या डायएटॉमिक हो। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। ये सवाल मैंने अभी एक्सप्लेन किया Cp और Cv वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है द रेशियो ऑफ Cv एंड Cp फॉर डायएटॉमिक गैस, तो डायएटॉमिक गैस का जो Cp और Cv होता है उसका रेशियो 1.4 होता है। मोनोएटॉमिक होगा तो 1.67 होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज मर्डली द स्टेटमेंट ऑफ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन एक्सप्रेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा Q = डेल्टा U + डेल्टा W। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में ना हीट सिस्टम के अंदर दाखिल होती है ना बाहर होती है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में आप कह सकते हैं कि एंट्रोपी भी कांस्टेंट होती है। आप कह सकते हैं कि इसमें वर्क डन अगर होगा तो इंटरनल एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट, तो हम उस प्रोसेस को आइसोथर्मल कहेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। और इसी तरह आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और वर्क डन भी 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 विच प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट ड्यूरिंग एडियाबेटिक चेंज, अभी मैंने बताया उसको एंट्रोपी कहते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। ऐसा भी सवाल आ सकता है कि एफिशिएंसी कैसे हम बढ़ा सकते हैं, तो सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा यानी कि T1, और सिंक का टेम्परेचर जो T2 है वो हमें कम करना पड़ेगा अगर हम एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है द इंटरनल एनर्जी ऑफ फिक्स मास ऑफ आइडियल गैस, तो देखें मास अगर फिक्स है तो नंबर ऑफ मोल्स फिक्स हो गया, बाकी इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, तो इसका जवाब बी होगा। इसी तरह अब हम चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया लाइक चार्जेस डैश ईच अदर, तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगी, तो इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है अनलाइक चार्जेस होंगी तो वो अट्रैक्ट करेंगी, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है द सब्सटेंस थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास, जिसमें से करंट पास नहीं होगा उसको इंसुलेटर कहेंगे।
और जिसमें से करंट पास होगा उसको कंडक्टर कहेंगे। द इंसुलेटर इज़ अ सब्सटेंस विच डज नॉट कंटेन, सो इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो इसलिए इसका जवाब सी होगा। इसी तरह उसके बाद क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ Q1 एंड Q2 आर टू चार्जेस एंड R इज़ द डिस्टेंस, देन कूलम फोर्स हमेशा मिलेगा F इजिकल टू KQ R1 KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि द वैल्यू ऑफ K इज़ कांस्टेंट एंड इट्स डिपेंड्स अपॉन डैश बिटवीन द चार्जेस। तो K जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, और एक बात मैं बताता चलूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा एयर में इसका वैल्यू होता है और मटेरियल मीडियम में इसका वैल्यू कम हो जाता है। अगर आपका मीडियम मेटल होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो अभी इसका जवाब हम लिखेंगे मीडियम। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, एरिया नियर एन इलेक्ट्रिक चार्ज विथ इट इन विच एक्सर्ट द फोर्स। तो कोई भी एरिया चार्ज के नज़दीक जहाँ पर वो फोर्स लगा सके तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, चार्ज विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है उसको फील्ड चार्ज कहते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। और एक और भी कॉन्सेप्ट होता है टेस्ट चार्ज का, वो पॉजिटिव चार्ज होती है और उसकी अपनी फील्ड वीक होती है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो इसका ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें, व्हेन एन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया इज़ 90 डिग्री देन फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है तो 90 डिग्री पे ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। पर अगर हम इन्फिनिटी से ले आएंगे तो फिर वो सिंपली पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट होगा। द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के बराबर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 होगा, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज़ हाफ्ड द फोर्स बिटवीन देम। और फोर्स डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर से। अगर हम डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो फोर्स हमारा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। इन अ चार्ज कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन, तो कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती जाती है, तो हम कहते हैं कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में बनती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, फेराड इज़ द यूनिट ऑफ, तो फेराड यूनिट है कैपेसिटेंस का, इसलिए हम इसका ऑप्शन बी करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द चार्ज Q1 exerts some force on second charge Q2. If third charge Q3 is brought near to Q1, the force exerted on Q2. देखो Q1 और Q2 का जो फोर्स होगा ना वो Q3 की प्रेजेंस की वजह से इफेक्टेड नहीं होगा। नेट फोर्स ज़रूर इफेक्टेड होगा, पर Q1 और Q2 के दरमियान जो फोर्स होगा वो इफेक्टेड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर डज नॉट वेरीज विथ, तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो मेटल ऑफ दी प्लेट्स पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि अगर आप वेरी करना चाहते हैं तो एरिया से कर सकते हैं, मीडियम से कर सकते हैं, डिस्टेंस से कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर प्लेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एडिशनल वेलोसिटी होती है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि न्यूमेरिकल है, 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग फ्रॉम 2 मीटर लॉन्ग कंडक्टर, द चार्ज फ्लो थ्रू इट इन 1 एम्पियर। तो आपको पता है कि I इजिकल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो Q बराबर होगा I इंटू टी। करंट आपके पास 1 एम्पियर है
और एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, इसलिए Q=IT होगा, तो 3600 कूलम हो जाएगा। दूसरा सवाल है, इफ़ A इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर एंड L इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, देन रेजिस्टिविटी। हम रेजिस्टेंस का फार्मूला जानते हैं कि R रो L अपान A होता है। तो अगर हम इसके लिए रो के लिए सॉल्व करेंगे तो A जाकर R से मल्टीप्लाई करेगा और L जाकर डिवाइड करेगी, तो इक्वेशन A सही होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन। अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, अगर हम उसकी लेंथ बढ़ा दें, क्रॉस सेक्शन एरिया हम उसका कम कर दें, या हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें। बहरहाल अभी हम देखेंगे, इंक्रीज़ लिखा हुआ है तो इंक्रीज़ हमें करनी पड़ेगी लेंथ। अगर लेंथ इंक्रीज़ करेंगे तो क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस भी कंडक्टर की इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरा सवाल है, द फेनोमेना डेट द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल फॉल्स एग्जैक्टली टू ज़ीरो एट अ फ्यू डिग्री अबोव ज़ीरो एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी, और उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ R1 R2 एंड Rn आर कनेक्टेड इन पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल की कुछ बातें याद कर लें। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाती है, पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है और वोल्टेज हर रेजिस्टर में सेम होती है। बहरहाल इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन हाउस सर्किट all appliances are connected in parallel to each other between line and neutral। अच्छा, घर के कनेक्शन पैरेलल में इसलिए किए जाते हैं ताकि डिफरेंट करंट हो और वोल्टेज सेम हो। पैरेलल की ये प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज क्लोजली रिलेटेड। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को EMF कहते हैं और EMF और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 100 वाट बल्ब इज ऑपरेटेड बाय 220 वोल्ट, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो करंट पावर का फार्मूला P=VI है। अगर हम करंट फाइंड करेंगे तो पावर यानी 100 को वोल्टेज यानी 200 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, पावर डेसिपेट एज हीट इन कंडक्टर ऑफ रेजिस्टर आर ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो पावर डेसिपेट जो रेजिस्टर में होगा वो I²R होगा, ठीक है, इसलिए हम इसका ऑप्शन जो है वो बी करेंगे। उसके बाद है, हीट एनर्जी डेसिपेटेड इन रेजिस्टर इज डिफाइंड एट। तो हम इसको जूल्स लॉ कहते हैं। हीट हमें मिलती है पावर इनटू टाइम, और पावर VI के भी बराबर होता है, तो VI इंटू T भी सही है, पावर I²R भी होता है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए बोथ ए एंड बी होगा। पावर डेसिपेशन के फार्मूले 3 हैं, P=VI, P=I²R और P=V²/R। ये मेरा रिपीट करके आप दोबारा नोट कर लें अपनी कॉपी पे। वाई शुड डिफरेंट रेजिस्टर्स बी एडेड इन सीरीज़ इन अ सर्किट। देखो, अगर हमें वोल्टेज डिवाइड करनी होती है तो हम रेजिस्टर को सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है, एज द चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर एनर्जी इज डेसिपेटेड। जब भी चार्ज कंडक्टर में से फ्लो होती है तो एनर्जी हीट में डेसिपेट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, द डिवाइस विच कैन मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स टू विच दे आर कनेक्टेड इज कॉल्ड। तो हम इसको कहेंगे EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम सवाल करेंगे चैप्टर नंबर 14 के, द SI यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी मीन्स मैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसका यूनिट टेस्ला होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स पूछेगा तो वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज़ द अनदर नेम ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसका यूनिट टेस्ला होगा। व्हेन एन आयरन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द परपेंडिकुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर होगा तो उसकी ट्रेजेक्ट्री सर्किल होगी। उसके बाद है, लेंज़िस लॉ इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक हो गया। उसके बाद लेंज़िस लॉ में क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट।
इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन, इंडक्टेंस हमेशा हेनरी में मेजर की जाती है। ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू चेंज, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है, डीसी पे काम नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द फेनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी यूज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो अल्टरनेटिंग सप्लाई हम यूज़ करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकंड होती है। उसके बाद सवाल है 1 टेस्ला इज इक्वल टू, तो टेस्ला न्यूटन एम्पेयर, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के बराबर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन अ वायर ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर इज मूव्स विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला फाइंड द ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ का फार्मूला है VBL sin थीटा। तो V यहाँ पे 2 है, B यहाँ पे 10 है, तो ये 20 हो गया और ये 0.3 है, 0.03 है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को VBL को तो 0.06 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास M मूविंग विथ वेलोसिटी V enters perpendicular in uniform magnetic field, describe circular path, what will be the radius। तो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होता है वो MV/QB होता है, इसलिए हम इसका ऑप्शन ए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर स्टेप अप तब होता है जब सेकेंडरी के टर्न्स ज़्यादा हों प्राइमरी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखें टेस्ला और गास दोनों मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स हैं और टेस्ला बड़ा यूनिट है, गास छोटा है, इसीलिए 1 टेस्ला 10⁴ गास के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है इंडक्टेंस ऑफ कॉयल प्लेस द सेम रोल एज, इंडक्टेंस का रोल वही होता है जो इनर्शिया का रोल होता है। इनर्शिया बॉडी के मोशन को चेंज होने नहीं देता है, जबकि इंडक्टेंस करंट को चेंज होने नहीं देता है। वेबर इज़ द यूनिट ऑफ, तो वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है और टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है या मैग्नेटिक इंडक्शन का। लास्ट क्वेश्चन है द फेनोमेना बाय विच चेंजिंग करंट इन वन सर्किट काजेज एंड इंड्यूस ईएमएफ इन अदर सर्किट। तो हम इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। अगर हम सर्किट का अपना करंट चेंज करें और उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो उसको हम सेल्फ इंडक्शन कहेंगे। तो इसी तरह इंशाल्लाह कल भी मैं चैप्टर नंबर 14 से आगे जो 4-5 चैप्टर होंगे उन पे इम्पॉर्टेंट सवाल दूंगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।